वेलकम वंस अगेन बच्चों, सेकंड अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको पता ही है बच्चों, हम ओसवाल बुक की साइंस की यानी पहले चैप्टर का केमिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमने पहले कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी हम हर एक क्वेश्चन के माध्यम से बाकी और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आसपास भी हैं, तो वो भी यहीं पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझना, सवाल एक है मगर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर किए जाएंगे। तो ध्यान से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है जो मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार उसको ये इसलिए बैलेंस किसी भी समीकरण इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो उसमें एक नियम लगता है और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम लगता है बच्चों। ये इसने बोला है अपने आप और हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? इसके बाद यहाँ पे कहा गया which of the following statement is incorrect, यानी कि अगर इस बात को हम ध्यान रखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिमाग में रखते हुए एक 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। रिमेंबर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी 3 सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें रिलेटिवली समझेंगे, बैलेंस क्या होता है वो भी समझेंगे, साथ में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को भी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी समझेंगे। तो अभी 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं और समझते हैं इनमें से कौन सा गलत है, बाकी 3 कौन से सही हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स is equal to the total mass of the elements present in products। पहली स्टेटमेंट बोला गया है जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपको पता है बच्चों, अगर कोई केमिकल इक्वेशन होती है A प्लस बी, उससे कुछ ए बी समथिंग कुछ बनता है। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ ए बी सी है, तो यहाँ पर सपोज ए सी प्लस बी बनता है, तो ये कहलाता है आपका रिएक्टेंट्स। क्या कहलाता है बच्चों? रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक बोलते हैं बच्चों इसे, अभिकारक। और ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद। ये एरो के राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है बच्चों। तो ये लेफ्ट वाले जो है रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब है जो रिएक्टेंट्स हैं यानी ए बी सी, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हम एटम्स बोलते हैं। तो इसमें कहा गया इन एटम सभी का जो मास है, रिएक्टेंट का सभी का मास, और जो प्रोडक्ट में जो टोटल मास है, ये कहा गया बेटे टोटल मास दोनों का क्या बोला गया? इक्वल बोला गया है पहले स्टेटमेंट के अंदर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही कहता है कि वो मास रिमेन्स सेम इन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में द्रव्यमान बराबर रहता है, बदलता नहीं है टोटल। ठीक है, सभी एटम्स का होता है। और ये द्रव्यमान का मतलब ऐसे समझिए, फिलहाल के लिए एक वेट, जैसे 10 किलो 2 ग्राम 5 ग्राम लाइक दैट, तो मास को आप ऐसे समझिए। तो वो उनका वजन या वेट बदलता नहीं है, हालांकि मास और वेट में डिफरेंस है, अभी आप नहीं समझिए। चलिए सेकंड स्टेटमेंट में लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इसमें बोला गया है कि जो रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन होती है पहले और बाद में, इसमें यह बोला गया रिएक्शन पहले और बाद में होती का मतलब हुआ कि ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो जो भी रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन दोनों में एटम्स की जो नंबर्स हैं वो सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसा कि ए अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो ये इसमें नंबर ऑफ एटम्स को फोकस किया है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि जो एटम्स बनते हैं रिएक्टेंट्स में, परमाणु की जो संख्या रिएक्टेंट्स में होगी लेफ्ट साइड में,
राइट साइड में भी परमाणु की संख्या बराबर रहेगी। ये स्टेटमेंट में कहा गया है। तो बच्चों ये बात भी लाजमी है। ये दोनों ही लॉ के अंदर कवर होते हैं बच्चों। से मास नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या लॉ कंजर्वेशन मास, तो मास इक्वल होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मास तो बराबर होगा, जो पहले था बाद में भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो टोटल एटम्स होते हैं, परमाणु जितने पहले थे एटम्स बाद में भी उतने ही रहते हैं। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कवर होता है। इसलिए बच्चों पहले दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब मैं तीसरी की बजाय चौथी लेता हूं बेटा। द मास नाइदर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि द्रव्यमान को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही उसका नाश किया जा सकता है। यानी कि हमारे पूरे अर्थ पर अगर 100,000 टन अगर लोहा है तो बेटा ये उतना ही रहेगा, बस फर्क इतना है कि इनकी स्टेट्स बदल जाएगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ आयरन विल रिमेन ऑलवेज बी सेम, बट ओनली द state of iron can be changed in melting form, in liquid form, in iron small particles, in space, in water। जहां भी आपका आसपास अर्थ के हिस्से में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, कहीं पर भी टोटल उनका जो मास है वो सेम रहता है। ना हम बना सकते हैं ना ही वो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना ही रहेगा, कम ना ज्यादा। इसको बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि द्रव्यमान किसी का भी हो, लोहा, पीतल, एनी एलिमेंट्स, एनी सब्सटेंस, और वो सब सेम ही रहता है। सब्सटेंस में यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एटम्स के बात करेंगे, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ना इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग। हाँ, स्टेट बदल जाएगी बेटा लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में, या कोई अदर फॉर्म्स में। अब ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट बोला गया है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब है कि अब जो केमिकल कंपोजिशन, बच्चों केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ कंपोजिशन का मतलब एक तो संयोजन होना है, कॉम्बिनेशन होना है। यानी कि कोई भी अगर सब्सटेंस बनता है, लेट से सोडियम सल्फेट लिखता हूं मैं, लेकिन इस सोडियम सल्फेट को लिखना है, या सोडियम क्लोराइड लिखता हूं, सोडियम क्लोराइड, तो मुझे यहाँ इनका एक कंपोजिशन लेना पड़ेगा, इनका मिक्सअप लेना पड़ेगा। जो सोडियम और क्लोराइड है, इनका आपस में जुड़ने के बाद एक फिक्स रेशियो होता है। यानी कि सोडियम कहता है मैं भी 1 किलो और आप भी 1 किलो, यानी कि आप जितना लोगे मैं भी उतना ही लूंगा। तो ये दोनों का सोडियम और क्लोराइड का जो कंपोजिशन है वो कैसा है, 1:1 बराबर रहता है। इसी तरह से सोडियम और सल्फेट की बारी आती है, तो सोडियम कहता है मेरा रेशियो होना चाहिए 1 का, यानी कि 1 kg सपोज, तो सल्फेट कहेगा मेरा रेशियो होना चाहिए डबल। तो अब यहाँ पर सोडियम का रेशियो क्या होने लगा, 2:1, और सॉरी सोडियम सल्फेट का रेशियो 2:1 में आ गया है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ सोडियम सल्फेट। इसी तरह से बेटे कोई भी अगर आप एग्जांपल ले सकते हो CO2, तो यहाँ पर C और O का एक रेशियो होता है, ये आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1:2 है। यानी कार्बन 1 किलो तो ऑक्सीजन 2 किलो, कार्बन 1 ग्राम तो ऑक्सीजन 2 ग्राम। जितना भी कार्बन लिया जाएगा ऑक्सीजन डबल आएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बनना है तो यानी कि जो भी ये कंपाउंड बनते हैं बेटा, जितने भी ये कंपाउंड बनते हैं, ये आपस में एक फिक्स रेशियो में होते हैं, फिक्स क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा गया, कंपोजिशन। तो यहाँ पर कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंपोजिशन में सारे चीजें आप जुड़ती हैं। देखो 2 आ रहा है, 3 क्यों नहीं आ रहा, 5 क्यों नहीं आ रहा है, ये सब समझना पड़ेगा। कौन से देखो सोडियम के नीचे 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम के नीचे 2 नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग का खेल
संयोजकता का खेल है बेटा, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं बेटा। अभी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है। सवाल में बोला गया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम, यानी कि जो रिएक्टेंट में ए बी सी थे इनका जो है कंपोजिशन होगा, बी के नीचे 3 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, तो यहां कंपोजिशन कहता है जितना बी यहां पे था यहां पर भी बी उतना ही होगा, यहां पे C2 था तो यहां पर भी C2 होगा। ये इस लाइन का मतलब है बच्चों। अगर स्टेटमेंट जो कह रहा है वो अगर आपको सही से समझ में आती है तभी आप सवाल के जवाब दे सकते हो सही ढंग से, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। तो यहां पर बोला गया है कंपोजिशन जो रिएक्टेंट्स में अभिकारक में सी का बी का है क्या वो यहां पर भी यही रहता है? ये गलत है या सही? ये गलत है। क्यों गलत है? देखो बेटा, आप सोडियम सल्फेट जब इधर जाएगा तो वो सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बन रहा है बेटा? सपोज यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ सोडियम 2 था या सोडियम 1 है, यानी कि किसी के साथ ये रिएक्शन करने के बाद मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर आपको बच्चों। यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ बेरियम सल्फेट का, अभी हमने क्वेश्चन किया है बेटा सोडियम क्लोराइड के साथ। अब ये बेरियम क्लोराइड लिखते हैं, सॉरी बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब गौर से देखो बच्चों, बेरियम यहां पर 1 है लेकिन राइट साइड में प्रोडक्ट में बेरियम 1 है, तो कंपोजिशन तो आपको एक जैसा लग रहा होगा। तो अब देखो यहां देखो बच्चों, यहां क्लोरीन 2 है मगर यहां क्लोरीन 1 है, तो कंपोजिशन क्या हुआ? क्लोरीन का बदल गया। इसका क्या मतलब है कि कंपोजिशन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बदल सकता है, वो सेम नहीं रह सकता है। तो इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए था। तो बच्चों सवाल तो हमने कवर किए नो डाउट, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले क्वेश्चन से कहता आ रहा हूं कि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे कि कंपोजिशन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से वो उनके मास और एटम्स में फर्क क्या है। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है तो मास बराबर होना चाहिए, एटम क्यों बराबर हो रहे हैं। तो ये चीजें अब आपको यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन में आ गई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा चला जाता है क्वेश्चन का जवाब, लेकिन जवाब और भी तो तैयार हो रहे हैं। जो बच्चे थोड़ा सा बेस में कमजोर हैं वो समझ पाएंगे कि कंपोजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटे आगे सभी सवालों में, तो वो बराबर आपको पता होना चाहिए उसके पीछे कारण क्या है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा। आई होप समझ में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।